Assalamualaikum viewers, I hope you all will be fine. Today I will start very interesting topic and this chapter is very interesting and very important. Chapter 15 of second year biology, homeostasis. In this chapter of homeostasis we study about the mechanism of homeostasis, osmoregulation, osmoconformation, excretion, urinary systems, and a lot of important topic in this chapter. So I will start our topic, homeostasis. First of all, I define homeostasis, the ability of an organism to maintain its internal environment constant is known as homeostasis. होम्योस्टेसिस कहते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को जब कांस्टेंट रखता है, उस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म के टू टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच द ऑर्गेनिज्म इन विच द टिश्यूज ऑफ बॉडी लिव, इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म के, एनिमल के टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है, इसको इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन विच द ऑर्गेनिज्म इज सिचुएटेड, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल सिचुएट करता है, रहता है, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है ब्लड आते हैं, ब्लड सेल्स आते हैं, प्लाज्मा आता है। ये जो ब्लड होता है, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्लाज्मा. Cells consist of red blood cells, white blood cells and platelets, and plasma is liquid portion that remain after red blood cells, white blood cell and platelets. इन सेल्स के बाद जो लिक्विड रह जाता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा कंटेन्स वाटर, साल्ट एंड एंजाइम्स. Now let's see the mechanism of homeostasis. Physical control system has three components. Here question arise, what is physical control system? Controlling system of non-living things are called physical control system. ठीक है, जब नॉन लिविंग थिंग्स का कंट्रोलिंग सिस्टम होगा उसको फिजिकल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंट्रोलिंग सिस्टम होगा उसको कहते हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम. हियर आई विल रिपीट, द ऑर्गेनिज्म, the controlling system of non-living things is called physical controlling system, and controlling system of living thing is called living control system. अब जो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है उसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड अफेक्टर. रिसेप्टर कहते हैं ऐसे पार्ट को कहते हैं जो स्टिमुलस मीन जो चेंज को डिटेक्ट करता है उसको कहते हैं रिसेप्टर. ठीक है, जो स्टिमुलस को, जो चेंज को डिटेक्ट करता है उसको रिसेप्टर कहते हैं. रिसेप्टर उस चेंज को डिटेक्ट करके सेंड करता है टूवर्ड कंट्रोल सेंटर. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो रिसेप्टर होता है वो जो भी बॉडी के अंदर जो भी चेंज आ जाता है उसको डिटेक्ट करता है. डिटेक्ट करने के बाद सेकंड पार्ट की तरफ उसको सेंड करता है जिसको कहते हैं कंट्रोल सेंटर. अब कंट्रोल सेंटर क्या करता है, वही जो डेटा होता है, ठीक है, जो रिसेप्टर उसकी तरफ सेंड करता है उसको क्या कर देता है, स्टोर करता है और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देता है. अब जो थर्ड पार्ट होता है अफेक्टर, अब कंट्रोल सेंटर क्या करता है, जो उसने डाटा स्टोर किया है या जिस डाटा के ऊपर उसने वर्किंग की है वो किसकी तरफ सेंड करता है, थर्ड पार्ट की तरफ, अफेक्टर को. एंड अफेक्टर क्या करता है, उसके रिस्पॉन्स शो करता है टूवर्ड इन्वायरमेंट. ठीक है,
फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड अफेक्टर। रिसेप्टर स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, चेंज को डिटेक्ट करता है एंड इट्स सेंड टूवर्ड द control center. Control center store that data and working on that data, then send toward the third part affector. Then affector show response. Affector क्या करता है? Response को show करता है. Let's see in this figure. Receptor send message toward the control center and then control center work on it and show response and send toward the effector and then effector show response. Let me take an example of lab incubator. ठीक है, इंक्यूबेटर कहते हैं जिसके अंदर सेल की कल्चरिंग की जाती है, सेल की ग्रोथ की जाती है, उसकी शेप को मेंटेन किया जाता है, उसको कहते हैं इंक्यूबेटर। ठीक है, लेट्स वी टेक एग्जांपल ऑफ लैब इंक्यूबेटर। अब अगर इंक्यूबेटर का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए, ठीक है, तो तब थर्मोमीटर क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा। इट्स मीन थर्मोमीटर क्या है? रिसेप्टर है जो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो चेंज को डिटेक्ट कर रहा है। अब थर्मोमीटर चेंज को, टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद इट्स सिग्नल टू द कंट्रोलिंग सेंटर, और कंट्रोलिंग सेंटर क्या होगा? थर्मोस्टेट। ठीक है, और थर्मोस्टेट उसके ऊपर थिंकिंग करेगा, वर्किंग करेगा एंड देन सेंड सिग्नल टू द अफेक्टर, और फिर अफेक्टर को सिग्नल शो करेगा एंड जो अफेक्टर होगा वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा और हीटिंग कॉइल को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर जाए, तो तब क्या होगा? ये जो रिसेप्टर होंगे, मीन थर्मोमीटर रिसेप्टर था जिसने टेम्परेचर को डिटेक्ट किया है कि टेम्परेचर राइज कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, देन थर्मोमीटर सेंड सिग्नल टू द थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट इज अ कंट्रोलिंग सेंटर, थर्मोस्टेट इसके ऊपर वर्किंग करेगा एंड देन इट सेंड सिग्नल टू द अफेक्टर एंड अफेक्टर के क्या करेगा? रिस्पॉन्स शो करेगा, वो स्विच ऑफ हीटिंग, वो हीटिंग का स्विच ऑफ कर देगा क्योंकि टेम्परेचर राइज कर चुका है। इसी तरह ये जो सेल होता है उसकी ग्रोथ करवाई जाती है और सेल की कल्चरिंग करवाई जाती है। नाउ आई रिपीट दिस एग्जांपल। अगर इंक्यूबेटर में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तब थर्मोमीटर उसको डिटेक्ट करेगा। इट्स मीन थर्मोमीटर रिसेप्टर है, उसने टेम्परेचर को डिटेक्ट किया है एंड सेंड सिग्नल टू द कंट्रोलिंग सेंटर, और कंट्रोलिंग सेंटर होगा थर्मोस्टेट एंड थर्मोस्टेट रिस्पॉन्स शो करेगा, हीटिंग कॉइल को एक्टिवेट करेगा ताकि टेम्परेचर राइज करे। इफ टेम्परेचर इज राइज इन द इंक्यूबेटर, तो तब क्या होगा? थर्मोमीटर टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा एंड देन सिग्नल टू द थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट इसके ऊपर वर्किंग करेगा एंड देन इट सेंड सिग्नल टू द अफेक्टर एंड देन इसके रिस्पॉन्स में अफेक्टर क्या करेगा? स्विच ऑफ हीटिंग कर देगा क्योंकि टेम्परेचर राइज हो चुका है। केस ऑफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की अभी एग्जांपल पड़ी है लैब इंक्यूबेटर, जिसमें रिसेप्टर भी देख लिया है, कंट्रोलिंग सेंटर भी देख लिया है एंड अफेक्टर भी देख लिए। बट इन केस ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम we gave example of hypothalamus, and hypothalamus is a part of forebrain, and hypothalamus is just like considered as थर्मोस्टेट, बिल्कुल थर्मोस्टेट की तरह होता है। जिस तरह थर्मोस्टेट इंक्यूबेटर को कंट्रोल करता है, इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इसी तरह जो हाइपोथैलेमस होता है, जो फोरब्रेन का पार्ट है, वो एक थर्मोस्टेट है जो बॉडी के अफेक्टर्स को कंट्रोल करता है। लेट्स सी एग्जांपल। फर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर राइज। अगर बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो उस केस में क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे, मीन एक्सपेंड हो जाएंगे, इनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, रिजल्टिंग इन हीट लॉस टू द इन्वायरमेंट। जब जो ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, जब वो डायलेट हो जाएंगे, जब वो एक्सपेंड हो जाएंगे, उसके रिस्पॉन्स में जो इन्वायरमेंट है उसमें
हीट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी और वो हीट लॉस कौन करेगा, स्वेट ग्लैंड्स करेंगे। ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाएंगे और जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे तो स्वेट की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। जब स्वेट की सिक्रीशन स्टार्ट होगी, जब फ्लूइड एनवायरनमेंट में एवेपोरेट होगा तो तब क्या होगा, हीट इज़ लॉस फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी के अंदर जो हीट थी, जो टेम्परेचर राइज हो गया है, वो बॉडी से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब टेम्परेचर बॉडी से लॉस हो जाएगा एनवायरनमेंट, तो तब अपने पास क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। नाउ आई रिपीट दिस, इफ बॉडी टेम्परेचर इज राइज देन ब्लड वेसल्स डायल्यूट विच एक्टिवेट द sweat glands and sweat glands secrete fluids in the form of sweat. When fluids are secreted in the environment, then heat is lost from the body. Heat is lost from the body and body temperature get normal. In case बॉडी टेम्परेचर अगर फॉल कर जाए तो तब उस केस में क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिनको आपके पास जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो तब क्या होगा, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो स्वेट की सिक्रीशन नहीं करेंगे। जब स्वेट की सिक्रीशन नहीं होगी तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब शिवरिंग स्टार्ट होती है तो बॉडी वार्म अप हो जाती है। ठीक है, जब बॉडी वार्म होगी तो ये जो हीट है वो बॉडी के अंदर रिटेन हो जाएगी, मीन्स सेव हो जाएगी, तो तब बॉडी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। नाउ आई रिपीट दिस, इफ बॉडी टेम्परेचर फॉल देन ब्लड वेसल्स contract which deactivate the sweat glands, then start shivering in the body which warms the body and heat is retained and the body temperature get normal. जब बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। जब बॉडी टेम्परेचर फॉल कर जाए तो ये ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसके रिज़ल्ट में बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और ये सारा काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन। ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, वो मैसेज सेंड करता है टूवर्ड स्वेट ग्लैंड्स की तरफ। तो ये स्वेट ग्लैंड्स स्वेट की सिक्रीशन करेंगी तो तब बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल हीट लॉस होकर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। जब बॉडी टेम्परेचर फॉल कर जाता है तब हाइपोथैलेमस मैसेज सेंड करता है टूवर्ड द स्वेट ग्लैंड्स कि स्वेट की सिक्रीशन नहीं करनी। जब स्वेट की सिक्रीशन नहीं होती तो फिर क्या होता है, जितनी भी हीट है वो बॉडी के अंदर सेव होती है, बॉडी वार्म अप हो जाती है, जिसके रिजल्ट में जो बॉडी टेम्परेचर है बिल्कुल अपने पास दोबारा से क्या हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अभी आपने 2 एग्जांपल्स पढ़ी हैं। इन केस ऑफ फिजिकल कंट्रोलिंग सिस्टम लैब इंक्यूबेटर देखा है, इन केस ऑफ लिविंग कंट्रोलिंग सिस्टम ह्यूमन की एग्जांपल ली है, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन। फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं जब रिसेप्टर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज को डिटेक्ट करता है एंड देन सेंड सिग्नल टूवर्ड द कंट्रोलिंग सिस्टम एंड कंट्रोलिंग सिस्टम उसके ऊपर वर्किंग करता है, थिंकिंग करता है, उस मैसेज को, उस डाटा को स्टोर कर देता है एंड देन सिग्नल टूवर्ड द अफेक्टर फॉर रिस्पॉन्स, और सिग्नल सेंड कर देता है अफेक्टर को, ताकि लाइक मसल्स अफेक्टर है, अफेक्टर को सिग्नल सेंड कर देता है ताकि वो रिस्पॉन्स शो करे। इस होल प्रोसेस को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के प्रोसेस में रिसेप्टर जो भी एनवायरनमेंट चेंज है उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद रिसेप्टर सेंड मैसेज टूवर्ड द कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम उस डाटा को स्टोर करता है, उसके ऊपर वर्किंग करता है एंड देन सेंड सिग्नल टू द अफेक्टर फॉर रिस्पॉन्स, और मैसेज डाटा अफेक्टर को सेंड कर देता है ताकि वो रिस्पॉन्स शो करे। फीडबैक mechanism may be negative feedback mechanism or it may be positive feedback mechanism. Negative feedback mechanism में जो अफेक्टर्स होते हैं और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, इन दोनों का जो रिस्पॉन्स होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ठीक
ठीक है। जो अफेक्टर होते हैं और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, उन दोनों का रिस्पॉन्स एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, उसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें अफेक्टर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों का रिस्पॉन्स एक दूसरे के सिमिलर होता है, एक दूसरे के सेम होता है, उसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में अफेक्टर का एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्स एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में अफेक्टर का एंड इट्स एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स एक दूसरे के सिमिलर होगा। लेट्स गिव एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। So let's see the example of negative feedback mechanism to control water content in the body. जब बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए, वाटर जब कम हो जाए, तो तब हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 2 लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है एंड दूसरा पोस्टीरियर लोब होता है। हाइपोथैलेमस जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसको फ़ौरन से स्टिमुलेट करता है, इसको एक्टिवेट करता है। इसके एक्टिवेट होने के साथ एडीएच की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। एडीएच स्टैंड फॉर एंटी डाययूरिक हार्मोन। जब एडीएच सिक्रीट होता है तो जो नेफ्रॉन होते हैं उसके 2 ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दूसरा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये दोनों जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, जो हम वाटर इनटेक करते हैं वो इनमें जाके स्टोर हो जाता है। एडीएच कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन है उधर जो वाटर होता है उसको दोबारा से क्या कर देता है, रीएब्जॉर्ब कर देता है। जब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो तब बॉडी के अंदर जो वाटर है वो रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है, वो स्टोर होता है। जब वो वाटर बॉडी के अंदर स्टोर होता है तो वो जितना भी वाटर है वो सारा ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो राइज कर जाता है। सो इट्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी थी, वाटर की डेफिशिएंसी के होने के साथ एडीएच की सिक्रीशन हुई। इट्स मीन एक डिक्रीज़ हो रहा है और दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है। इट्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब वाटर डिक्रीज़ होगा तो एडीएच की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, तो बॉडी के अंदर जो वाटर है वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब होके ब्लड के अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा कर देगा। इसी तरह जब वाटर बॉडी के अंदर सफिशेंट होगा, जब वाटर का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो तब हाइपोथैलेमस दोबारा से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो पोस्टीरियर लोब है उसको क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा। मैसेज सेंड होगा तो ये जो एडीएच की सिक्रीशन है, जो आपने पास सिक्रीशन हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने के साथ क्या होगा, जो वाटर है एब्जॉर्ब हो रहा था वो अपने पास एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड के अंदर जो वाटर लेवल है वो लो हो जाएगा, ठीक है। जो वाटर लेवल लो होगा, इट्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इन फर्स्ट केस वाटर की डेफिशिएंसी हुई थी, एडीएच की सिक्रीशन ज़्यादा हुई थी। इन सेकेंड केस वाटर जब ज़्यादा हो जाएगा तो तब एडीएच की सिक्रीशन कम होगी। एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। सो इट्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब वाटर लेवल कम होगा एडीएच की सिक्रीशन ज़्यादा होगी और इसके रिस्पॉन्स पे जो यूरिन है वो लेस सिक्रीट होगा। जब वाटर बॉडी के अंदर उसकी अमाउंट ज़्यादा है तो एडीएच कम सिक्रीट होगा और जो यूरिन है वो अपने पास क्या होगा, ज़्यादा सिक्रीट होगा। सो इट्स इनवर्स रिलेशन, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इट्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कि जो अफेक्टर है एंड इस जो इन्वायरमेंट है इन दोनों का रिस्पॉन्स ऑपोजिट होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट जब रिस्पॉन्स शो करेंगे उसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा था जिसमें अफेक्टर का एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का दोनों का रिस्पॉन्स एक दूसरे के
सिमिलर होगा। इट्स मीन एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। लेट्स सी एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ प्रेशर exerted by baby's head against the यूट्रस। अब जो यूट्रस है जिसके अंदर बेबी की ग्रोथ हो रही है, इन दोनों का एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर रिस्पॉन्स होगा। जब बेबी की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो तब जो बेबीज हेड है वो टूवर्ड द यूट्रस मूवमेंट करता है, एंड जो यूट्रस के अंदर उसके जो वॉल होती है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो जो यूट्राइन वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, एक तरफ यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जितनी ज़्यादा यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। जब ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ज़्यादा यूट्राइन वॉल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उससे क्या होगा, चाइल्ड बर्थ कंप्लीट हो जाएगी। इट्स मीन दोनों सिमिलर रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जितना ज़्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितना ज़्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। यूट्रस भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है, इन दोनों के सिमिलर रिस्पॉन्स से जो चाइल्ड की बर्थ है वो कंप्लीट हो जाती है। इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें अफेक्टर का एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का दोनों का रिस्पॉन्स एक दूसरे के सिमिलर होगा। एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है, एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो रहा है, दोनों सिमिलर होंगे। इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, इन सम केसेस इट इज़ हार्मफुल। ठीक है, लाइक जब हमें फीवर होता है, जब हाई फीवर होता है तो उसके रिस्पॉन्स में मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस मीन हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, जिसका शुगर लेवल हाई होता है उसका शुगर लेवल हाई होना स्टार्ट हो जाता है। जब फीवर होता है तो ये मेटाबॉलिक चेंजेस लाइक हार्ट बीट, शुगर लेवल, ये भी क्या होता है, इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। जब मेटाबॉलिक चेंजेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं, फीवर भी हाई हो रहा है, तो इसके रिस्पॉन्स पे जो फीवर है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। ठीक है, इट्स मीन इन सम केसेस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज़ हार्मफुल। ड्यूरिंग फीवर, जब फीवर होता है मेटाबॉलिक चेंजेस भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं तो इसके रिस्पॉन्स पे जो फीवर है वो ज़्यादा होता है। सो दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, फीवर भी इंक्रीज़ हो रहा है, मेटाबॉलिक चेंजेस भी ज़्यादा हो रही हैं। इसके रिजल्ट में हार्मफुल बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है, लेट्स वी सी एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई पर्सन है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, सो जब वो रिस्पायरेशन करेगा, जब वो ब्रीथिंग करेगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा। जब वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग वो क्या करेंगे, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रिसेप्टर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। जब रिसेप्टर्स ज़्यादा होंगे वो जो पर्सन है उसकी जो ब्रीथिंग है वो फास्टन हो जाएगी, वो ब्रीथिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। ठीक है, ब्रीथिंग शॉर्ट होगी लेकिन वो ज़्यादा होगी। सो आई रिपीट दिस, व्हेन अ पर्सन इज़ एन एनवायरनमेंट इन विच कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर। ठीक है, अगर कोई पर्सन है ऐसे इन्वायरमेंट में है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सो इसकी ब्रीथिंग से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के रिसेप्टर्स इसके बॉडी में इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड के रिसेप्टर्स बॉडी में इंक्रीज़ होंगे तो वो रिस्पॉन्स शो करेगा, वो फास्ट एंड ब्रीथिंग रिस्पॉन्स शो करेगा। सो इट इज़ आल्सो हार्मफुल। वन इज़ फीवर एंड सेकेंड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। सो बोथ दीज टूज आर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो रही है, ब्रीथिंग भी ज़्यादा हो रही है, ब्रीथिंग भी फास्टन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो रही है। सो दीज टू fever and carbon dioxide content both are harmful. So positive feedback mechanism
In some cases, it show harmful response. Osmoregulation is very important topic. So listen carefully. Regulation of water and solute between the organism and its environment. Osmoregulation कहते हैं जब solute का लेवल और वाटर का लेवल ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर या फिर उसके इंटरसेलुलर फ्लूइड्स के अंदर इसका लेवल जब वाटर का और सोल्यूट का लेवल जब मेंटेन होगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. Osmoregulations mean regulation of water and solute between organism and its environment. अब जो एनिमल बॉडी है, जो सेल्स हैं, उनके अंदर 70% वाटर प्रेजेंट होता है. सो दिस वाटर इज मूव्ड बाय ऑस्मोसिस. अब ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है उसके थ्रू वाटर की बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है. ऑस्मोसिस मीन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. जब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है और ये सारे मूवमेंट एनिमल्स की बॉडी के अंदर होती है और ये थ्रू ऑस्मोरेगुलेशन होती है. ठीक है. अब ये जो ऑस्मोरेगुलेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन लाइफ के लिए वाटर मीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इन दोनों का लेवल जब सेल्स के अंदर और इंटरसेलुलर फ्लूइड्स के अंदर जब इन दोनों का लेवल मेंटेन होगा तो बॉडी के जितने फंक्शंस हैं वो ठीक तरह से परफॉर्म होंगे. सो एनिमल्स में भी ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फॉर्मर. कुछ एनिमल्स हैं जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं और कुछ एनिमल्स हैं जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं. ऑस्मो रेगुलेटर वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जिन एनिमल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स. अब ये जो ऑस्मो रेगुलेटर्स जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी क्या करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं. थ्रू एनर्जी वो वाटर को लॉस भी करते हैं बॉडी से एंड वाटर को गेन भी करते हैं और वाटर एंड सोल्यूट का लेवल मेंटेन करते हैं. सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स. ऑस्मो रेगुलेटर एनिमल्स इंक्लूड एम्यूबा, पैरामीशियम और मोस्ट मेरीन वर्टिब्रेट्स कहते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन प्रेजेंट होती है. उन एनिमल्स को वर्टिब्रेट कहते हैं. सो ऑस्मो रेगुलेटर्स में मेरीन वर्टिब्रेट्स भी इंक्लूड होते हैं. ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है. वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं. सो ये अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं. एनर्जी यूज़ करके ये वाटर को गेन भी करते हैं एंड वाटर को लॉस भी करते हैं. सो ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में वाटर एंड सोल्यूट का लेवल मेंटेन करते हैं. और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बिल्कुल एक दूसरे से इक्वल होती है. वो एनिमल्स ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं. ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको वाटर गेन एंड वाटर लॉस करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जितना बॉडी के अंदर वाटर इंटर होता है इतना ही बॉडी से वाटर लॉस भी होता है. इन एनिमल्स का जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको आइसोटोनिक कहते हैं. आइसोटोनिक मीन सेम. सो इट्स सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड एंड दैट ऑफ द आउटसाइड एनवायरनमेंट आर इक्वल. सो इनकी जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है इनसाइड एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट एक दूसरे के इक्वल होती है. जितना बॉडी वाटर के अंदर इंटर होता है, जितना बॉडी के अंदर वाटर ये गेन करते हैं उतना ही ये जो वाटर है बॉडी से लॉस करते हैं. दीज एनिमल्स are called osmoconformers. And osmoconformers animals include aquatic animals, marine invertebrates. Osmoregulators marine vertebrates होंगे और osmoconformer marine invertebrates whose vertebral column or backbone are absent. Hagfish are also included in osmoconformer because hagfish have no vertebral column.
वो अपने पास जो हैग फिश होती है वो इनवर्टिब्रेट होती है, जिसका वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस, इट्स मैकेनिज्म, its feedback mechanism, positive feedback mechanism, negative feedback mechanism, and osmoregulators, which include osmoregulation, which include osmoregulators and osmoconformers. So home task is revise this whole lecture.